नमस्कार। आज हम 3 ऐसी बहनों की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्होंने लिखने के मायने ही बदल दिए। शार्लेट, एमिली और एन ब्रॉन्टे। ये वो नाम हैं जिन्होंने विक्टोरियन उपन्यासों को हम हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये नाम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इनके काम का एक बहुत ही गहरा साहित्यिक विश्लेषण है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये बहनें जो एक ही छत के नीचे पली बढ़ीं, लिखने में एक दूसरे से इतनी अलग कैसे थीं? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। और कैसे अपनी अलग-अलग आवाजों के बावजूद उन्होंने मिलकर साहित्य में महिलाओं को एक ऐसी पहचान दी जो जो पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ब्रॉन्टे बहनों ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने किरदारों के अंदर चल रही उथल-पुथल, उनकी मनोवैज्ञानिक गहराई और भावनाओं के यथार्थ को कागज पर उतार दिया। मतलब कहानी बाहर से ज्यादा अंदर घट रही थी। हाँ, सोचिए, ये वो दौर था जब उपन्यासों में बाहरी घटनाओं पर ज्यादा जोर होता था। लेकिन इन बहनों ने कहा, नहीं, असली कहानी तो किरदार के मन के अंदर है। ये अपने आप में एक धमाका था। तो चलिए इसी धमाके की परतें खोलते हैं। शार्लेट ब्रॉन्टे से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बहन। जब भी कोई उनका नाम लेता है तो जहन में जेन एयर का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा क्या खास था जेन के किरदार में जिसने उसे अमर बना दिया? जेन एयर की खासियत उसके आत्मसम्मान में है। शार्लेट ने एक ऐसी नायिका बनाई जो ना तो बहुत खूबसूरत थी, ना अमीर, लेकिन उसके पास एक अटूट स्वाभिमान था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उपन्यास का वो मशहूर रेड रूम वाला सीन, जब छोटी जेन को उसके गुस्सैल चचेरे भाई से लड़ने की सजा के तौर पर उस लाल कमरे में बंद कर दिया जाता है। मुझे याद है वो सीन पढ़ते हुए बहुत घुटन महसूस होती है। वो सिर्फ एक सजा नहीं लगती। हाँ, और यही तो शार्लेट की खूबी है। वो उस सीन को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं दिखाती, वो हमें जेन के दिमाग के अंदर ले जाती हैं। हम उसका डर महसूस करते हैं, है ना? उसका डर, जब उसे लगता है कि उसके चाचा का भूत उसे देख रहा है। हम उसकी बेबसी और गुस्से को महसूस करते हैं। ये अंग्रेजी साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के शुरुआती और शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है। अच्छा। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि जेन के साथ क्या हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं कि वो उस पल में क्या सोच रही है। और ये अंदरूनी लड़ाई तो जेन की पूरी जिंदगी चलती है, खासकर मिस्टर रॉचेस्टर के साथ उसके रिश्ते में। बिल्कुल। मुझे उनका वो संवाद हमेशा याद रहता है जब रॉचेस्टर उसे शादी के लिए मना रहे होते हैं। हाँ। और वो कहती है कि आपको लगता है कि मैं एक ऑटोमेटन हूँ, बिना भावनाओं वाली मशीन। क्या लाइन है वो एक वाक्य, मतलब उपन्यास का दिल है। सोचिए, ये वो जमाना था जहां एक महिला की पहचान उसके पति या पिता से होती थी। उसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत तक नहीं थी। कुछ भी नहीं। और यहाँ जेन एयर एक मामूली अनाथ गलनेस अपने अमीर और ताकतवर मालिक से कह रही है, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा भी दिमाग है, और तुम मुझसे बराबरी का रिश्ता रखोगे वरना नहीं। ये तो एक इनकलाब था। इनकलाबी था। ये कहना आज भी हिम्मत की बात है, उस जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल था। तो क्या शार्लेट के दूसरे किरदारों में भी यही अंदरूनी कश्मकश और आत्मसम्मान की तलाश दिखती है? बिल्कुल दिखती है। उनके एक और उपन्यास विलेट की नायिका लूसी स्नो को देखिए। वो भी जेन की तरह अकेली है, लेकिन वो अपने जुनून और अपनी भावनाओं को समाज के डर से दबा देती है। वो अंदर ही अंदर जलती रहती है। शार्लेट बार बार ये दिखाती हैं कि विक्टोरियन समाज महिलाओं को अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने के लिए कैसे मजबूर करता था और उस दमन का उनके मन पर कितना गहरा असर पड़ता था। तो एक तरफ शार्लेट समाज के अंदर रहकर एक महिला के मन की लड़ाई दिखा रही थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। शार्लेट से एमिली की दुनिया में जाना ऐसा है जैसे एक सजे धजे कमरे से निकलकर सीधे किसी जंगली तूफानी पहाड़ी पर पहुंच जाना। हाँ। एमिली का एकमात्र उपन्यास वदरिंग हाइट्स सामाजिक नियमों की परवाह ही नहीं करता। ये इंसानी भावनाओं के सबसे कच्चे, सबसे जंगली रूप को दिखाता है। ये उन किताबों में से है जिसे पढ़कर या तो आप उससे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं या आप सोचते हैं कि ये सब किरदार इतने पागल क्यों हैं। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैथरीन का वो मशहूर डायलॉग है, मैं हिथक्लिफ हूँ। या ये आज भी मुझे हैरान कर देता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये सिर्फ प्यार तो नहीं हो सकता। नहीं, ये प्यार से बहुत आगे की बात है। ये पहचान का विलय हो जाना है। कैथरीन ये नहीं कह रही कि मैं हिथक्लिफ से प्यार करती हूँ, वो कह रही है मेरी आत्मा और उसकी आत्मा एक है। वाह। ये एक आध्यात्मिक जुड़ाव है, एक ऐसा बंधन जिसे समाज, शादी या मौत भी नहीं तोड़ सकती। एमिली यहां तर्क और सामाजिक समझ से परे जाकर दो इंसानों के बीच एक लगभग अलौकिक कनेक्शन दिखा रही हैं। और हीथक्लिफ का किरदार,
उसे समझना तो और भी मुश्किल है। क्या वो बस एक बदला लेने वाला विलन है या उसमें कुछ और भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हीथक्लिफ पारंपरिक विलन नहीं है। वो जितना जुल्म करता है उतना ही जुल्म उसने सहा भी है। एमिली बदले का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करती हैं कि कैसे नफरत और दुर्व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। हीथक्लिफ के साथ बचपन में जो हुआ वही क्रूरता वो दूसरों पर निकालता है, खासकर हैरिटन पर। अच्छा। वो उसे उसी तरह अशिक्षित और जंगली रखता है जैसे उसे रखा गया था। ये एक दुखद मनोवैज्ञानिक चक्र है जो दिखाता है कि दर्द कैसे और दर्द पैदा करता है। वो एक राक्षस है, लेकिन वो एक ऐसा राक्षस है जिसे समाज ने ही बनाया है। और इस पूरी कहानी में वो जंगली जमीन, वो मूर भी एक किरदार की तरह ही लगते हैं। बिल्कुल। वॉदरिंग हाइट्स में प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक कैरेक्टर है। वो जंगली, बेलगाम मूर कैथरीन और हीथक्लिफ के अशांत और भावुक मन का आईना है। सही बात है। वो सामाजिक नियमों से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों से चलते हैं। जब कैथरीन की मौत हो जाती है तो हीथक्लिफ का उन मूर पर जाकर पागलों की तरह उसका नाम पुकारना, वो सीन दिखाता है कि उनकी आत्माएं उसी जंगली जमीन का हिस्सा है। कमाल है। तो अगर शार्लेट मन की गहराइयों में गई और एमिली तूफानों में, तो तीसरी बहन एन कहाँ गई? उन्हें अक्सर इन दोनों के मुकाबले कम आंका जाता है। क्या उनका लेखन वाकई कमजोर था? कमजोर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने तरीके से वो शायद सबसे ज्यादा साहसी थी। एन की खूबी ये थी कि उन्होंने अपनी आंखें खोलकर सीधे समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को देखा जिनके बारे में बात करने से भी लोग डरते थे। मतलब वो ज्यादा यथार्थवादी थीं। बहुत ज्यादा। उनका अंदाज शांत था, यथार्थवादी था, लेकिन उनकी चोट बहुत गहरी होती थी। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे उनकी उपन्यास एग्नेस ग्रे से? हाँ, एग्नेस ग्रे एक गवर्नेंस की कहानी है। कहानी में एक सीन है जब एग्नेस के छात्र, जो अमीर और बिगड़े हुए बच्चे हैं, एक घोंसले से चिड़िया के बच्चों को निकालकर उन्हें तड़पाते हैं। एग्नेस उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन वो एक नौकर है। बिल्कुल। एक नौकर होने के नाते उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वो बेबसी से ये सब देखती रहती है। ये छोटा सा सीन उस दौर की एक गवर्नेंस की शक्तिहीनता और शोषण को बड़ी गहराई से दिखाता है। एन बिना किसी शोर शराबे के ये बता रही थी कि कैसे सामाजिक हैसियत आपकी नैतिकता पर भी भारी पड़ सकती है। ये तो बहुत सूक्ष्म लेकिन असरदार तरीका है अपनी बात कहने का। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि उनका दूसरा उपन्यास द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल तो बहुत ही साहसिक था। ऐसा क्या था उसमें? द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल अपने समय से बहुत बहुत आगे का उपन्यास था। इसमें नायिका हेलन एक ऐसा कदम उठाती है जो उस समय के लिए अकल्पनीय था। क्या? वो अपने शराबी और अय्याश पति को छोड़ देती है और अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। एक मिनट, क्या ये उस जमाने में कानूनी तौर पर मुमकिन था? यही तो बात है, बिल्कुल मुमकिन नहीं था। विक्टोरियन इंग्लैंड में शादी के बाद एक महिला की अपनी कोई कानूनी पहचान नहीं बचती थी। वो, उसके बच्चे और उसकी सारी संपत्ति कानूनी तौर पर उसके पति की जागीर होती थी। बाप रे! ऐसे में पति को छोड़ना सिर्फ सामाजिक विद्रोह नहीं, बल्कि कानून तोड़ना भी था। हेलेन एक भगोड़ी बन जाती है। उपन्यास में वो अपनी डायरी में लिखती है, मुझे उसे छोड़ना होगा, भले ही ये मौत जैसा हो। मतलब एन ने सीधे सीधे घरेलू हिंसा और शराब की लत जैसे विषयों पर लिखा। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी। हेलेन की डायरी, जो उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा है, साहित्य में वैवाहिक दुर्व्यवहार, नशे की लत और एक महिला के संघर्ष का शायद पहला इतना सच्चा और बेबाक चित्रण है। शार्लेट और एमिली जहां रूपकों और मनोविज्ञान का सहारा ले रही थी, वहीं एन एक पत्रकार की तरह समाज की सबसे घिनौनी सच्चाई को जस का तस दिखा रही थी। वो कह रही थी, देखिए, खूबसूरत घरों के दरवाजों के पीछे ये होता है। तो अगर हम तीनों बहनों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ है कि वो एक ही सिक्के के तीन अलग अलग पहलू थे। बिल्कुल। प्यार, समाज और महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर उनके विचार कितने अलग थे, फिर भी एक ही दिशा में जा रहे थे। हाँ, उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प है। जैसे प्यार के विषय को ही लें, शार्लेट के लिए प्यार बराबरी और सम्मान पर आधारित है। जेन एयर वाला प्यार। हाँ, एमिली के लिए प्यार एक जंगली विनाशकारी जुनून है। कैथरीन और हीथक्लिफ का रिश्ता दुनिया को जलाकर राख कर सकता है, और एन के लिए प्यार यथार्थवादी और परिपक्व है। मतलब एक स्वस्थ रिश्ता। हाँ, हेलन एक जहरीले रिश्ते को छोड़कर एक स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते की तलाश करती है। तीन बहनें, प्यार के तीन बिल्कुल अलग फलसफे। और महिलाओं की भूमिका को लेकर भी यही भिन्नता दिखती है। बिल्कुल। शार्लेट की नायिकाएं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती हैं। एमिली की नायिकाएं समाज के बंधनों को नहीं मानती, वो अपनी भावनाओं की ताकत से जीती हैं।
और एन की नायिकाएं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। अपने कानूनी और सामाजिक अधिकारों के लिए। लेखन शैली भी अलग है। शार्लेट मनोवैज्ञानिक हैं, एमिली काव्यात्मक और कच्ची हैं, और एन यथार्थवादी और नैतिक हैं। इतनी भिन्नताओं के बावजूद जब हम ब्रॉन्टे सिस्टर्स कहते हैं तो एक सामूहिक विरासत की बात करते हैं। वो क्या चीज है जो इन तीनों को एक साथ इतना अद्वितीय बनाती है? मेरे हिसाब से उनकी संयुक्त विरासत के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है गहरी मनोविज्ञान। उन्होंने किरदारों के मन के अंदर झांकने की कला को एक नया मुकाम दिया। जेन का डर, हीथक्लिफ का जुनून, हाँ, और हेलेन का सहा हुआ दुर्व्यवहार, ये सब किरदारों की भीतरी दुनिया को सामने लाते हैं। दूसरा स्तंभ है विक्टोरियन मानदंडों को तोड़ना। उनकी महिला पात्रों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने शादी, धर्म और सामाजिक हैसियत जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है मजबूत महिला आवाजें। जेन बराबरी की मांग करती है, कैथरीन समाज की उम्मीदों को खारिज करती है, और हेलेन एक जहरीले रिश्ते से आजादी हासिल करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं थे, ये बदलाव की आवाजें थीं। तो आज की इस बातचीत को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉन्टे बहनों ने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भावनात्मक और नैतिक शक्ति का एक हथियार बना दिया। सही कहा। उन्होंने महिलाओं के आंतरिक जीवन को, उनके डर, उनकी इच्छाओं, उनके संघर्ष को एक ऐसी आवाज दी जो उनसे पहले कभी इतने जोर से नहीं सुनी गई थी। बिल्कुल। और मैं आज की चर्चा एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। जरूर। ये देखते हुए कि एन ब्रॉन्टे ने सीधे तौर पर घरेलू दुर्व्यवहार और शराब की लत जैसे सामाजिक मुद्दों का सामना किया, जो अपने समय के लिए बहुत ही कट्टरपंथी था। ये एक अजीब बात है कि उन्हें अक्सर तीनों बहनों में सबसे कम क्यों याद किया जाता है। ये सोचने वाली बात है। क्या समाज की कड़वी सच्चाई गॉथिक रोमांस की तूफानी कहानियों के मुकाबले कम यादगार होती है, या इसके पीछे